ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि planets have been observed orbiting a star in the solar system. Measurements are made of the orbital radius r and the time period t of each of these planets. The variation with r3 of r2 is shown in figure. r क्यूब वो आपको कैपलर्स लॉ याद है ना, टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब, जो आप सेटेलाइट्स के लिए ऑर्बिटल मोशंस के लिए निकालते थे। सो कैपलर्स लॉ कहते हैं, लेकिन वैसे वो सिलेबस से आउट हो चुका है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यू माइट हैव ड्राइव दिस इक्वेशन व्हाइल यू वर डूइंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बेसिकली यूज होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स के लिए। एनी हाउ डाटा इज ऑलरेडी गिवन, तो हमें इतना उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ डाटा को जो था वो रिमूव किया, सॉरी डिस्कस किया है यहाँ पे हम लोगों ने। तो हमें एम कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज, उसने पहला टारगेट हमें क्या दिया, वो नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ इट। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ मास। अगर हम मास के अकॉर्डिंगली करते हैं तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा अब देखो, जी तो एक फिक्स वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट व्हिच हैज अ वैल्यू ऑफ 6.67 इनटू 10⁻⁻11 हमारे पास, ठीक है। 4 पाई भी हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है। हमें करना है मास को फाइंड आउट फॉर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हम लोगों ने बात की हुई स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप डाटा लेते हो हमारे पास रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, उसकी रिस्पेक्ट से हम उनकी वैल्यूज को जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसको पुट करना है, टी की वैल्यू लेनी है ना आर की वैल्यू लेनी है। नॉर्मली एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि हम लोग कोई ऐसी वैल्यूज को चूज करें कि जहाँ पे, अब देखो अगर हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या बन रही है 2.4 और आर की वैल्यू क्या बन रही है 1.2, ठीक है। और ये है भी आर क्यूब की वैल्यू, दैट इज कि हमें उसका क्यूब लेने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें यहाँ पे उसकी स्क्वायर लेने की जरूरत है। मैं क्लियर अप टिल है? यस सर। तो हम स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट करेंगे, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब की वैल्यू क्या थी 1.2 इंटू 10⁻34। ये देखो यूनिट्स उसने साथ में क्या दिए हमें, 10⁻34 के दिए हमें, ठीक है। तो ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और टी की वैल्यू उसने हमने क्या दी थी 2.4 ईयर्स। हमने इसको किस में लेके जाना है, यूनिट्स को सेकंड्स के अंदर लेके जाना है। तो 2.4 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग सेकंड्स के अंदर, तो क्या होगा सबसे पहले 365 इंटू 24 इंटू, आगे क्या करेंगे, एक मिनट सर, आगे सॉरी, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, इंटू 3600। इसका हमें स्केयर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वापस फोकस करें तो इसने ईयर्स का स्केयर लिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसका भी क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड। सो बाय पुटिंग एवरीथिंग इन द कैलकुलेटर गिव मी द आंसर, व्हाट डू यू गेट, क्या आ रहा है? 2.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30। तो 2.97 को राउंड ऑफ करके एज पर द रूल्स हम क्या लिखेंगे, 3 3 इंटू 10⁻30 10⁻30। किलोग्राम्स। यूनिट्स कन्वर्ट करने तो सारे आते हैं ना, क्योंकि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन आपको पता है। 4 पाई स्क्वायर का कोई यूनिट नहीं होगा, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आर क्यूब का यूनिट हमारे पास क्या बन रहा है, मीटर क्यूब बन रहा है हमारे पास, ठीक है। और जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, हम जल्दी से बना लेते हैं, मुझे अक्सर भूल जाता है, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, तो याद आएगा किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर। तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो गया, एम क्यूब बन गया हमारे पास ओवर सेकेंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम, ठीक है। तो जी की जगह पे आ गया हमारे पास ये वाला यूनिट मीटर क्यूब इनटू सेकेंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम्स,
और साथ में टी स्क्वायर था तो वो सेकंड का स्क्वायर आ गया। डन हो गया। अब यहीं पे दिख रहा है सब कुछ। एम क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, एस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और ये किलोग्राम डिनोमिनेटर में था तो ये कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, और हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम। यस। ओके, डू यू गेट इट नाउ? यस सर। नेक्स्ट पार्ट है उसने कि rock of mass is also in orbit around the star in B. The radius of the orbit is r. Explain why the gravitational potential energy of the rock is negative. What would be the answer to that? Cause work, सर इन्फिनिटी से वो हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव वेरी है। गुड वेरी गुड। So work must be done in bringing, एक सेकेंड, तो 3 मार्क्स को ही हमें वैलिडेट करना है। तो वर्क मस्ट बी डन इन ब्रिंगिंग it from इन्फिनिटी टू पॉइंट infinity विद इन ग्रेविटेशन। to a point where it experiences the ग्रेविटेशनल। force. Next है उसने बोला है कि show that the kinetic energy of the rock is given by this factor. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर की इक्वल, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। हमें क्या निकालना है, मैंने निकाला। फ्रॉम हेयर एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी वुड कम आउट टू बी अंडर रूट जी एम ओवर आर। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर। उसकी जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, जी एम ओवर आर। तो ये बन जाएगा जी एम एम ओवर 2r, हेंस प्रूव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, यस सर। तो यूज द एक्सप्रेशन इन C2 टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, सम ऑफ सम ऑफ ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल काइनेटिक। एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अभी अभी हम लोगों ने लिखा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वर्क ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू मास की इक्वल होता है हमारे पास। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी एम ओवर आर, तो साथ में ये यस। वाला m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जी एम एम ओवर आर बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, हमने इन दोनों को क्या कर देना, ऐड। तो जी एम एम ओवर 2r प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस जी एम एम ओवर आर हो जाएगा। अब ये 2 जो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस जो है क्या आंसर आ जाएगा, माइनस जी एम एम ओवर 2r। मैं डायरेक्ट स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि देखो डिनोमिनेटर में जब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2 -1 ही होता है, दो न्यूमरेटर्स की वैल्यू सेम है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम ओवर आर, और साथ में 2r आ जाएगा न्यूमरेटर वाला। आया समझ ओके कि सर। नहीं? आ गया। नेक्स्ट है उसने कहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव साइन की, नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस ऑसिलेशंस के अंदर क्या होती थी, व्हाट डज दिस नेगेटिव सर साइन वो सिग्निफाइज? इसका ये मतलब होता है कि एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यस, एक्सेलरेशन and displacement is always ऑपोजिट। opposite to each other. नेक्स्ट है हमारे पास, हमें यहाँ पे करना है शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ट्रॉली इज 0.77. We need to read everything out. Okay. The unstraight length of the spring is 12 centimeter. That is L naught. Spring constant is 8, which is K. Nitrogen the length of each spring is 18 centimeter. Equilibrium है हमारे पास, ठीक है।
The trolley is displaced 4.8 centimeter to one side and then released. Assume that resistive forces on the trolleys are negligible. State that F is equals to क्या लगेगा सबसे पहले तो kx का फॉर्मूला लगेगा. x के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है. एक तो हमारे पास 12 है, एक हमारे पास 8 है. ओके, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सटेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर मीन्स क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 6 × 10⁻²-2 आ जाएगा. और साथ में उसने 4.8 सेंटीमीटर को उसने डिस्प्लेस किया है तो टोटल एक्सटेंशन इनमें से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी. तो 4.8 × 10⁻²-2 यहाँ पे आ जाएगा. हाँ ये हो गया हमारे पास. या सिंपली हम जो है अगर हम इस 4.8 को नहीं भी इंक्लूड करना चाहते तो हमने सिंपली क्या करना है. हमारे पास एक्सटेंशंस क्या आ रही हैं के एक्स वाला फैक्टर इसमें दोनों में ऐड कर देंगे. तो k × 6 × 10⁻²12 × 10⁻²- माइनस के एक्स अगेन. दूसरी वैल्यू क्या थी 18 थी ना. हाँ 18 × 10⁻²- इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 0.77 आएगा. इसको माइनस करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.77. ट्राई करें दोनों को. यस सर, ये याद है। ठीक है, तो हमने दोनों टेक्निक्स लगा दिया. फिजिकल्स टू के एक्स में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ओवरऑल किसकी इक्वल होगी क्योंकि उसने हमने यहाँ पे -4.8 किस लिए किया था क्योंकि उसने कहा था ट्रॉली इज डिस्प्लेस 4.8 मीटर्स टू वन साइड एंड देन रिलीज्ड. ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सटेंशन नॉर्मली इक्विलिब्रियम पे आई थी वो क्या थी 6 सेंटीमीटर. उसमें जब हमने यस। एडिशनल किया जब हम 8 सेंटीमीटर या तो एक तरफ से ऐड होगा या दूसरी तरफ से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा. मैंने चूंकि एक्सटेंशन ऑलरेडी निकाल लिया हुआ था उसमें से मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया माइनस कर दिया. अगर आप इसको ऐड करोगे तो फिर आपको इन दोनों के ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को आपस में क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा. वो एक लंबा चौड़ा काम बन जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप सिंपली इसको क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो. या आपके पास जो ये दोनों ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ की वैल्यूज आई हैं हमारे पास हम इन दोनों को आपस में क्या कर लें माइनस कर लें. दोनों केसेस में हमारे पास सेम ही आंसर आएगा. ओके। 12 ये मेरे पास क्या था ओरिजिनल लेंथ एंड दिस वाज माय लेंथ एट इक्विलिब्रियम. and let's not forget this 8 is spring constant k which is f is equals to kx. नेक्स्ट उसने बोला कि मास ऑफ द ट्रॉली इज 250. हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. यूनिट्स उसने हमें ऑलरेडी दिए हैं मीटर्स पर सेकंड्स के. हमें दैट इज कि हमें यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट. विच मींस 250 ग्राम्स को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 1000 से टू मेक इट इनटू ग्राम्स. तो ये क्या आ जाएगा 0.25 किलोग्राम्स. ए किसकी इक्वल होता है एफ ओवर एम के. एफ हमने प्रीवियसली वैल्यू कैलकुलेट की विच इज 0.77 डिवाइड बाय 0.25. हमें दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड सी के आंसर. एक मार्क्स का सवाल था तो ये डायरेक्ट हिंट है हम लोगों को कि हमें कुछ ज्यादा डिटेल्स में किसी चीज की नहीं जाना है. 3.1। चूंकि यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है हमने कन्वर्ट भी कर लिया था हम लोग उसको सिर्फ पुट कर देंगे. देन उसने टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को बोला हुआ है. हमारे पास ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. एंड इफ वी रिमेम्बर तो जो टी था वो किसकी इक्वल होता था हमारे पास फॉर जो क्या कहते हैं डाल ऑस्सिलेशंस देंगे। वाले केस में. टी स्क्वायर ओमेगा इज के इक्वल्स टू। ओमेगा के लिए हम एक और चीज भी कर सकते हैं. ओमेगा के लिए हमारे पास वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है. ओमेगा इज इक्वल्स टू वी ओवर आर भी होता है हमारे पास. अगर हम लोग नहीं सॉरी अगर हम सिर्फ इसी को कर लें रीअरेंज हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है.
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, हम एंड में उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, हम उसमें पुट कर देंगे, इसको रीअरेंज करते हैं। तो ओमेगा वुड बी इक्वल्स टू ए ओवर एक्स। ठीक है, माइनस का साइन सिर्फ किसको शो कर रहा होता है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा था कि इट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वजह से अगर हम उसको लिखे ना लिखे हमारे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हेन वी स्टडी, जब हम इसकी थ्योरी करते हैं तब भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि दिस नेगेटिव साइन इज ओनली टू शो दैट के दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सो मेंशनिंग इट इन द कैलकुलेशंस और नॉट वुड नॉट इफेक्ट द आंसर। एक्सेलरेशन हमने अभी भी कैलकुलेट की विच वाज 3.1, और एक्स की वैल्यू हमें पास क्या थी? ऑसिलेट जब हमने उसको किया था तो 4.8 सेंटीमीटर उसके ऊपर दिया हुआ था ना, तो 4.8 इंटू रेज पावर -2 का स्केयर यहां से निकालिए, क्या वैल्यू आ रही है ओमेगा की? क्या आंसर निकला? पहले तो बता रहा हूँ ओमेगा का आंसर क्या है। मेगा का आया 8.04 ओके, और टाइम पीरियड का आया है 0.78। 0.78 seconds. So I guess two significant figures तक चलता है. The experiment is repeated with an initial displacement of 2.4 centimeter. पहले कितनी थी? 4.8, और अब कितना कर दिया उसने? 2.4, दैट इज उसने हाफ कर दिया हुआ है उसको। ठीक है, एंड F इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है? kx, and F is directly proportional to x, which means कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को हाफ करेंगे तो फोर्स की वैल्यू पे भी क्या आ जाएगा? इट वुड बी हाफ। ठीक है, हाँ एंड जी। टाइम पीरियड चूंकि इंडिपेंडेंट होता है इससे, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज अभी अभी हमने देखा टी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी है, उसमें कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट और उसका फैक्टर नहीं आ रहा तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दो पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? रिजल्टेंट फोर्स would be half and time period would remain constant। अच्छा जी, अब उसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रेडियस कैलकुलेट करने को बोला हुआ, वेयर इट हैज गिवन एस मास एंड टाइम ओनली। क्या पॉसिबल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? डू वी हैव एनी फॉर्मूला? सोचिए। सर ये भी एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा के किया जा सकता है। एम आर ओमेगा स्क्वायर की बेस कैसे करें? ओमेगा कहाँ से निकालेंगे आप? सर हमें वो दिया हुआ है ना, टाइम तो दिया हुआ है, तो हम ओमेगा ओके, की जगह लिखेंगे 2 पाई ओवर टी। एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। आर किसकी इक्वल हो जाएगा? एफ ओवर एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। यू वांट टू गो फॉर दिस वन? यस। ओके, एफ की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एक काम किया जा सकता है कि हम इसको ऐसे कर लें कि एम आर 2 पाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर कर लें। ठीक है, एम यस। एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर इधर चला जाएगा, एंड दिस होल फैक्टर वुड गो इन द डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा आर क्यूब is equals to 6.67 into 10 raised to power minus 11 into mass of the earth, which is 6 into 10 raised to power 24 over 2 pi by t, which is 2 pi over t। t की वैल्यू कितना था उसने हमें दिया हुआ? 94 मिनट्स, तो सेकंड्स में कितना हो जाएगा? इंटू 60 का होल स्क्वायर। सी, क्यूब रूट लेना है हमें इन सारों का। पहले देख लो आंसर क्या आ रहा है, फिर उसका क्यूब रूट ले लेते हैं।
सर आंसर आ रहा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। अब इसका क्यूब रूट ले लें। सर आंसर आ रहा है 6.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। 6.84 into 10⁻6, तो ये बन जाएगा 6.9 into 10⁻6 या फिर 7 into 10⁻6 मीटर। ओके, डू यू अंडरस्टैंड हमने कैसे प्रोसीजर को फॉलो अप किया? यस, FC इज इक्वल्स टू FG करके निकालें, हाँ, फॉर्मूलाज लगाए। यस, एफ सी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स जो आपको याद होगा, जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ बट इट इज बीइंग प्रोवाइडेड सम अदर बाय सम अदर सोर्स। तो जब भी सेटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रही होती है, तो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सेटेलाइट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज व्हाई वी पुट mv square over r is equals to gmm over r square। ठीक है? यस सर। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट में उसने हमें टाइम चेंज कर दिया हुआ है। डू वी नीड टू चेंज द होल फॉर्मूला? सर इसी से कर लेंगे। एग्जैक्टली, हम इसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। इसमें आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ वही रहेगा 600 10⁻24 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब टाइम इज 150, तो 150 इंटू 60 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड लास्ट में उसका क्यूब रूट ले लेंगे। सी इफ वी आर गेटिंग द सेम आंसर। यस सर, सेम आंसर आ रहा है। After taking the cube root, यस सर। okay, it is 9.4 and 10 plus. Okay, now give me a valid reasoning for all of these. State with the reason whether the gravitational potential energy of the satellite increases or decreases. Do we see an increase or decrease in the value? जब रेडियस इंक्रीज होता है, हम लोगों ने स्पेस फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा था? When the value of r increases, the speed increases and gpe increases as well। ठीक है? पीरियड सॉरी इंक्रीज होता है जब सेपरेशन इंक्रीज होती है। दैट इज वो डायग्राम याद है ना, कि सन है यहाँ पे और ये हमारा ऑर्बिट बना हुआ है। वो हमसे पूछ रहा होता है कि यहाँ ये बी है, ये ए है, किस किस अब इसकी ए इज क्लोजर टू दिस वन, तो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बिगर होगी। और दिस इज फर्दर अवे, तो उसकी क्या होगी? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। ज्यादा होगी। सिंस आर इंक्रीज हुआ है विच मींस डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, एंड व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेस इट मींस के पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट में उसने बोला हुआ है हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अभी हमने ऊपर ऊपर भी किया है, gmm ओवर आर। जी अगेन फिक्स रहेगा 6.67 × 10⁻11। एम मास ऑफ द अर्थ के लिए वो भी फिक्स रहेगा, एंड सेकेंड एम की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई थी? 1200 किलोग्राम। तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास दो रेडियसेस है ना, तो हम उसको उनको डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। एक हमारे पास क्या था? 1 पॉइंट, सॉरी 6.9 इंटू 10⁻6, और कहाँ से हम उसको लेके आए थे? 9.4 इंटू 10⁻6 से हम उसको लेके आए थे, R2 माइनस R1। याद है ना जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हम यस इंफिनिटी से सर। जिस पॉइंट के ऊपर लेके आते थे, तो दिस इज दैट इंफिनिटी पॉइंट, और दिस इज दैट पॉइंट वेयर वी feel the gravitational potential energy। तो 6.67 into 10⁻6
11 इंटू 6 × 10⁻⁴ इंटू 1200 और साथ में ये सी क्या आंसर आ रहा है उसका? हम्म, 1.85 हम्म, by 10⁻10। तो उसका हम राउंड ऑफ करके 1.9 इंटू 10⁻10 जॉल्स करते हैं। ओके, ये फिर एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है, दैट वुड बी योर होम असाइनमेंट टू डू। ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसने ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने को बोली है। तो ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? W is equals to फोर्स। mg and g is equals to W over m, फोर्स पर यूनिट मास की इक्वल होता है। फोर्स उसने हमें कहीं पे दी हुई है? Do we see any force? But we do see the mass. मास दिया हुआ है, हम्म, रेडियस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हम एक और काम कर सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर के फॉर्मूला से भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इनफ डाटा नहीं है। तो हम इसकी बजाय ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 6.67 × 10⁻11 into mass, which is 6.42 into 10⁻23 divided by r, उसने हमें कितना दिया हुआ है? 3.39 into 10⁻6। देखो क्या वैल्यू बन रही है। सर 12.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। 12.6? यस। नहीं, ये देखो, -11 प्लस 23 हमारे पास दे देंगे -12, और ये 6 जब ऊपर आएगा तो ये 6 दे देगा। कैंसिल आउट होंगे कुछ फैक्टर्स। देखो कोई वैल्यू मिस तो नहीं करा दी। ये आर स्क्वायर था, ये नहीं भूलना। मैंने लिखना भूल गया था, बट ये आर स्क्वायर था। थ्री पॉइंट सेवन थ्री। कोई और आगे पीछे वैल्यू तो नहीं आ रही? नहीं सर, मैंने राउंड ऑफ करके बताइए। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती थी? आर ओमेगा स्क्वायर के। एंड हमारे पास टाइम है, तो हम ओमेगा की जगह पे पुट कर देंगे 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। सो आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 3.39 इंटू 10⁻6 इंटू 2 पाई ओवर 24.6 इंटू 3600, क्योंकि हमने सेकेंड्स में जाना है, का स्क्वायर। सर 2.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। सॉरी? 2.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। दोबारा पुट करें। 3.39 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर 24.6 इंटू 3600 का होल स्क्वायर। एक मिनट, मैंने वैल्यू अलग डाल दी। एक वैल्यू अलग डाल दी। 0.017। ठीक है, ये ठीक। मैंने भी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के देख ही रहा हूँ ना।
अच्छा, अब उसने कहा है फोर्स per unit exerted on the object by the surface, ठीक है। अब हमारे पास एक g की वैल्यू आई हुई है और एक a की वैल्यू आई हुई है, ठीक है। दोनों ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती हैं हमारे पास, ठीक है। g की वैल्यू भी हमें पता है कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को माइनस कर लें तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास आ जाएगा, बिकॉज a किसके इक्वल होता है, एफ ओवर एम के, एंड a इज ऑल्सो इक्वल टू जी। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस निकाल लेंगे तो दैट वुड गिव अस द डिफरेंस ऑफ इट। तो 3.73 माइनस 0.017 बोला था ना, यस सर। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, दैट वुड गिव अस द आंसर। देखो, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मींस कि हमें कोई सिंगल वन वे स्टेप करना था, कुछ डिटेल्स में नहीं जाना था। आई गेस 3.7 ही रहेगा। क्योंकि यस सर, 3.73, वही। 3.7 ही रहेगा उसके अंदर, उसकी कोई वैल्यू का डिफरेंस नहीं आएगा। Okay, we have a few questions left. Not a few questions, but there are few questions which are in